नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं आपके साथ सोनिका सिंह और मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। श्रद्धा मर्डर केस में सबसे बड़ा खुलासा हुआ। घर जाने की गुहार श्रद्धा लगा रही थी, आफताब से छोड़ने की गुहार लगा रही थी। आफताब को वो छोड़ना चाहती थी। आफताब बेरहमी से श्रद्धा को पीट रहा था। श्रद्धा घर जाने की गुहार लगा रही थी। मेरी माँ नहीं, मुझे घर जाने दो पापा के पास, ये श्रद्धा की तरफ से इस वक्त कहा गया। मुझे माफ कर दो, मैं कभी तुमसे नहीं लड़ूंगी। आफताब ने कहा कि मैं तुमको मार डालूंगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, लड़ाई के बीच श्रद्धा की आफताब ने हत्या ही कर दी। और देखिए, लगातार श्रद्धा जो गुहार लगाती रही कि मैं वापस अपने घर जाना चाहती हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2 साल पहले श्रद्धा ने मुंबई में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और आखिरकार श्रद्धा की हत्या कर दी। आफताब ने लगातार पुलिस जांच कर रखी है। दिल्ली के मेहरौली के जंगलों में पहुंचा जा रहा है, क्योंकि आफताब ने वहां पर श्रद्धा के 35 टुकड़े करके, शव के 35 टुकड़े किए और वहां फेंक दिए थे। अब पुलिस लगातार तलाशी कर रही है। हालांकि अभी तक सिर बरामद नहीं हुआ है, ठोस सबूत नहीं मिले हैं, हथियार बरामद नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन पुलिस लगातार जांच कर रही है। आफताब जो कि लगातार अपने बयान बदल रहा था, जिस वजह से आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है, नार्को टेस्ट भी हुआ और जो जवाब दिए जा रहे हैं उसके आधार पर पुलिस आगे भी लगातार जांच कर रही है। ये बड़ा खुलासा है श्रद्धा मर्डर केस में। घर जाने की गुहार लगातार श्रद्धा लगा रही थी, कह रही थी कि मुझे मेरे घर जाने दो, मुझे माफ कर दो, मैं कभी तुमसे नहीं लड़ूंगी। लेकिन आफताब ने श्रद्धा की एक नहीं सुनी और आखिरकार श्रद्धा की हत्या कर दी। श्रद्धा मर्डर केस में सबसे बड़ा खुलासा। भारत 24 पल पल की जानकारी इस पूरे केस को लेकर हम आप तक पहुंचा रहे। घर जाने की गुहार श्रद्धा आफताब से लगा रही थी। श्रद्धा मर्डर केस में सबसे बड़ा खुलासा। हमारे संवाददाता कन्हैया शुक्ला इस खबर पर और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगे। कन्हैया, इस पूरी खबर को लेकर भारत 24 सबसे पहले सटीक जानकारी सबको दे रहा है। अब बड़ा खुलासा ये हुआ कि घर जाने की गुहार श्रद्धा लगा रही थी, आफताब से छोड़ने को कह रही थी, लेकिन आफताब नहीं माना। देखिए महिमा, आपको बता दें कि कभी कभी समाज में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि जिसके बाद ये खुद बहुत जो रिपोर्टर ग्राउंड लेवल पे काम करता है, जो इस घटना के बारे में जो बयान है उनको देखता है, तो वो बहुत ही रुला देने वाली घटना होती है। और जिस तरीके की घटना के सामने जो बयान आफताब ने पुलिस को दिया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अगर देखा जाए तो आफताब जिस दिन श्रद्धा की उसने हत्या की थी, उस दिन हत्या के पहले उसकी लड़ाई होती है श्रद्धा से, बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती हैं। इसके बाद वो आफताब से कहती है मैं घर जा रही हूं, मैं छोड़ करके जा रही हूं, मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। जिसके बाद उसने श्रद्धा को पीटा, श्रद्धा का मुंह दबा करके उसको मारने की कोशिश की, बहुत ज्यादा उसकी पिटाई की, बहुत बेदर्दी से, बहुत बेरहमी से उसकी पिटाई की। जिसके बाद श्रद्धा रोने लगी, ना वो चिल्ला सकती थी क्योंकि वो डर चुकी थी, बहुत ज्यादा डर चुकी थी। इसके बाद उसने उसका गला घोट करके उसकी हत्या की। हत्या करने के बाद लगातार वो उसके पहले जो श्रद्धा है, ये सूत्रों ने बताया है कि इस तरीके से आफताब ने अपना बयान दिया है कि लगातार वो आफताब के पैर पकड़ रही थी, आफताब से माफी मांग रही थी, कह रही थी कि मुझे प्लीज जाने दो, मेरी मां नहीं है, मेरे पिताजी है, मुझे मेरे घर जाने दो, मुझे मत मारो। तो इस तरीके की जो बातें थी वो सबके कन्हैया, इस पूरे मामले में पुलिस किस एंगल से जांच कर रही है कन्हैया? क्योंकि अब लगातार जो सबूत सामने आ रखे हैं वो ये इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पहले से प्लानिंग की गई थी आफताब की तरफ से। देखिए, पुलिस इस मामले में सभी तरीके के जो सबूत हैं वो इकट्ठा कर चुकी है और अभी भी जो मिसिंग पार्ट्स हैं उसके बारे में पूछताछ की गई है। क्योंकि पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान जो आफताब ने जवाब दिए हैं, उसके बाद नार्को टेस्ट हुआ है, नार्को टेस्ट के बाद पोस्ट नार्को टेस्ट हुआ है, हो सकता है ब्रेन मैपिंग भी पुलिस कराए। तो जो सारे सबूत हैं वो इकट्ठा किए जा रहे हैं। अभी तक जो मुख्य हथियार है जिससे आफताब ने श्रद्धा का शव काटा था, जो आरी है, वो अभी पुलिस के हाथ में नहीं लगी है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि उस आरी को बरामद करे और इसके बाद अपनी चार्जशीट तैयार करे। लेकिन पुलिस इस मामले में जो उन सभी सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है कि आफताब को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए जो कोर्ट में सारे साक्ष्य हैं वो पुलिस को पेश करने पड़ेंगे। और अभी अगर हम देखें तो इसमें जो आफताब ने श्रद्धा के जो 100 के टुकड़े काटे थे, उस 100 के टुकड़े को कहां फेंका है, उसमें से बहुत से जो टुकड़े हैं वो अभी भी मिसिंग है। इसके अलावा जो है श्रद्धा का जो सर है बहुत सारे टुकड़े अभी भी मिसिंग है, आपकी तरफ से जानकारी दी जा रही है। लेकिन ऐसे
ऐसे में अब सबसे पहले पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ, मेडिकल टेस्ट हुआ, नार्को टेस्ट के बाद पोस्ट नार्को टेस्ट भी हुआ। जानकारी कुछ ऐसी भी मिल रही है कि दोबारा से पुलिस सर्च अभियान चलाएगी। बिल्कुल, जिस तरीके से जो अभी जो बयान सारे दर्ज किए हैं नार्को टेस्ट के अलावा, इसके अलावा जितने भी जो इसके पहले जो बयान उसने आफ्ताब ने दिए थे, कहाँ कहाँ उसने जंगलों में उस जो 100 के टुकड़े हैं वो कहाँ फेंके हैं, उन सभी को इकट्ठा कर रही है। और पुलिस हो सकता है कि महरौली जंगल में, इसके अलावा जो गुरुग्राम में जहाँ आफ्ताब का ऑफिस था, जहाँ जहाँ पे उसने बताया है, इसके अलावा जो क्राइम सीन है, जो फ्लैट है, वहाँ पर फिर से एक बार सर्च अभियान चलाएगी, क्योंकि जो अभी मिसिंग पार्ट्स हैं या जो अभी हथियार जो अभी नहीं मिला है उसको इकट्ठा करने की कोशिश करेगी पुलिस। और लगातार ये पुलिस जांच कर रही है। इसमें एक बात और सामने आई है महिमा, कुछ दिन पहले ड्रग्स कनेक्शन भी जो है आफ्ताब का सामने आया था, लेकिन जो डॉक्टरों की टीम है, जो एक्सपर्ट की टीम है, उनका ये साफ कहना है कि जो आफ्ताब है वो ड्रग्स का आदी नहीं था, वो ड्रग्स का बिल्कुल कन्हैया, तमाम खुलासे लगातार हो रहे हैं। कन्हैया आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं। श्रद्धा मर्डर केस में सबसे बड़ा खुलासा सामने आया है। आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या नशे में नहीं की, पूरे होश हवास में था। श्रद्धा को जब श्रद्धा की हत्या की जा रही थी आफ्ताब की तरफ से, श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफ्ताब ने शराब भी पी। ये बड़ा खुलासा भारत 24 सबसे पहले आपको बता रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आफ्ताब ने नशे में घंटों तक शव से बात भी की। श्रद्धा की हत्या से पहले दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। लड़ाई की वजह से श्रद्धा छोड़कर जा रही थी। आफ्ताब ने श्रद्धा को रोका, मुंह को दबा दिया। मुंह दबाकर श्रद्धा की आफ्ताब ने पिटाई की। श्रद्धा की हाथ और उंगली गुस्से में तोड़ दी। कन्हैया शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कन्हैया, कबूलनामा तो आफ्ताब की तरफ से भी किया गया था कि गुस्से के कारण मैंने श्रद्धा की हत्या कर दी क्योंकि मुझे गुस्सा आया। देखिए महिमा, जिस दिन की घटना है उस घटना को अगर समझा जाए तो इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं सूत्रों के अनुसार कि जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया उसके पहले क्या हुआ था और उसके बाद क्या हुआ। तो ये बातें सामने आई हैं कि आफ्ताब और श्रद्धा के बीच में लड़ाइयां होती रहती थी। लड़ाइयां होना और लड़ाई के बाद इतना ज्यादा गुस्सा होना, ये एक इस घटना का बिल्कुल कन्हैया बने रहिए हमारे साथ। लेकिन सुरभि न्यूज़ से हमारे साथ जुड़ गई है तमाम अपडेट के साथ। सुरभि, देखिए इस पूरे मामले में तमाम सबूत तो सामने आ ही रहे हैं, लेकिन नार्को टेस्ट में जो जवाब दिए गए आफ्ताब की तरफ से, जिसके आधार पर पुलिस अब आगे की जांच कर रही है, अब क्या कोर्ट इस पूरे जो सबूत मिल रहे हैं क्या उसे मानेगा फांसी की फंदे तक पहुंचाने के लिए आफ्ताब को? देखिए सोनिका, ये सबसे अहम कड़ी हो जाती है। हालांकि जब नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफी टेस्ट का जिक्र आता है तो नार्को टेस्ट में सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ होती है वो है ट्रुथ सीरम। एक तरीके का ये केमिकल है और उस ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है हमारे बॉडी में, और उसके बाद जब गहरी नींद में व्यक्ति होता है तो उससे कई सारे सवाल जवाब किए जाते हैं। उन्हीं सवाल जवाब के तहत में जो नार्को टेस्ट चल रहा था आफ्ताब का, उसने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। और इस दौरान आफ्ताब की तरफ से ये कहा गया कि कैसे उसने श्रद्धा की हत्या की। उसने बताया कि उस वक्त मैं पूरे होशो हवास में था जिस वक्त मेरी श्रद्धा से लड़ाई हो रही थी, और लड़ाई में गुस्से में मैंने मौत के घाट श्रद्धा को उतार दिया। सबसे पहले उसका मुंह दबाया, मुंह दबाकर उसके साथ मारपीट की, और मारपीट करते करते उसी लड़ाई में जिस वक्त श्रद्धा गिड़गिड़ा रही थी, रहम की भीख मांग रही थी, बार बार आफ्ताब से गुहार लगा रही थी और कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मेरे घर जाना है, मेरी माँ नहीं है, मुझे मेरे पापा के पास जाने दो। लेकिन इसके बावजूद भी आफ्ताब का दिल नहीं पिघला और आफ्ताब ने उसका मुंह दबाया, उसके साथ बदतमीजी की, उसके साथ मारपीट की, और उसके बाद सबसे पहले जो उसने अब जो तरीका आजमाया, श्रद्धा के हाथ को डैमेज करने की कोशिश की, उसके हाथ को तोड़ा, उंगलियां तक उसकी तोड़ दी गई आफ्ताब के जरिए। और साथ ही आफ्ताब ने इस बात को खुद कबूल किया नार्को टेस्ट में कि कैसे उसने श्रद्धा को मौत के घाट उतारा, और उसके बाद उसने शराब पी और फिर श्रद्धा के शव से वो बातचीत करता रहा। लेकिन कोर्ट में जो अब ये सबूत पेश किए जाएंगे, ये सबूत पूरी तरीके से मान्य नहीं होते नार्को टेस्ट को लेकर के, क्योंकि 100% रिजल्ट इसका नहीं माना जाता है। लेकिन इस आधार पर, इस बड़े खुलासे के बाद से पुलिस अपनी जांच का दायरा और आगे जरूर बढ़ाएगी। अपनी जांच का दायरा और ज्यादा बढ़ाने वाली है। सुरभि, आप हमारे साथ बने रही करें, आप भी हमारे साथ बने रही, क्योंकि अपने तमाम दर्शकों को इससे जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर बताएंगे। श्रद्धा हत्याकांड में बड़ा खुलासा, नार्को टेस्ट के पुलिस को अहम लीड मिली है। पुलिस महरौली के जंगल में फिर से तलाशी अभियान करेगी। आफ्ताब के फ्लैट में सर्च अभियान कर सकती है पुलिस। शव को काटने वाला हथियार को क्योंकि पुलिस खोज रही है। आफ्ताब के संपर्क में रहने वालों से लगातार पूछताछ फिलहाल जारी है। सोनिका, बिल्कुल, और देखिए सुरभि, लगातार आफ्ताब क्योंकि बयान अपने बदल रहा था, देखा जा रहा था, इसी वजह से नार्को टेस्ट कराना पड़ा। लेकिन सुरभि, यहाँ पे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर इन सब के बीच आफ्ताब अगर आगे जाकर के पलट गया तो फिर क्या होगा?
कहा जाता है कि नार्को टेस्ट पूरी तरीके से वैलिड नहीं होता है कोर्ट रूम में। हालांकि एक दायरे के तहत में, क्योंकि अब पुलिस अगर अपने जांच का दायरा आगे बढ़ाना चाहती है, वो चाहती है कि कोई और कड़ी पुलिस के हाथ लग जाए जिसके तहत में अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया जाए, आगे ले जाया जाए। तो इसको लेकर के नार्को टेस्ट करवाया जाता है, ब्रेन मैपिंग भी होती है और ऐसे में ये ट्रुथ सीरम के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि क्या कोई ऐसा राज है जो कि आफ्ताब छिपा रहा था पुलिस से। और इसी दौरान देखिए कि एक बड़ा खुलासा आफ्ताब ने खुद अपने मुंह से किया है और उसने कबूलनामा अपना कैसे पुलिस के सामने रखा कि कैसे उसने एक एक करके तड़पा करके श्रद्धा को मौत के घाट उतारा, जबकि श्रद्धा बार बार गिड़गिड़ाती रही और कहती रही कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे लड़ाई नहीं करूंगी, मुझे मेरे घर जाने दो। लेकिन आफ्ताब का दिल नहीं पिघला और बेरहमी से श्रद्धा को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब सबसे अहम जो कड़ी पुलिस को हाथ लगी है, अब इसके बाद पुलिस क्या एक्शन लेती है, किस तरीके से अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती है, क्योंकि अभी भी श्रद्धा के सर का हिस्सा नहीं मिला है। श्रद्धा का फोन जो कि आफ्ताब के तरफ से कहा गया कि उसने मुंबई के समुद्र में फेंक दिया, तो उस फोन को भी बरामद नहीं किया जा सका है। वो हथियार भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जरिया होगा इस पूरे मामले को लेकर मुहर लगाने के लिए कि आफ्ताब हत्यारा था श्रद्धा का, और उसके बाद ही सजा हो सकती है उसे, क्योंकि जब तक वो औजार या फिर श्रद्धा का सर नहीं मिलता है तब तक के लिए चीजें बाकी जो मिल रही है, ऐसे में कपड़े भी यहाँ पर अब लगातार पुलिस खोज रही है। आप फिलहाल हमारे साथ सुरभि बने रही, क्योंकि ग्राउंड से कन्हैया भी हमारे साथ है। कन्हैया, हम बात अगर करें सर्च अभियान की, तो पुलिस महरौली के जंगल में एक बार फिर से सर्च अभियान चलाएगी, आफ्ताब के फ्लैट में सर्च अभियान, और क्या होने वाला है अब आगे, विस्तार से बताइए। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि पुलिस को सारे अहम सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम कोर्ट की बात करें तो पॉलीग्राफी टेस्ट या नार्को टेस्ट या पोस्ट नार्को टेस्ट जो होता है वो पूरी तरीके से कोर्ट में मान्य नहीं होता। इसकी वजह यह है कि कोई भी अपराधी अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता और उसकी गवाही कोर्ट में इंजर्ड नहीं होती। तो साफ साफ बात है कि पुलिस को जितने भी बयान मिले हैं, जो भी टेस्ट हुआ है, उसके आधार पर पुलिस को लीड मिली है और उस लीड के आधार पर पुलिस सारे साक्ष्य इकट्ठा करेगी। जब तक सारे साक्ष्य इकट्ठा नहीं हो सकते, जब तक सारे सबूत इकट्ठा नहीं होंगे, तब तक जो आरोपी है उसको कड़ी सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि कोर्ट में सारे साक्ष्य मांगे जाते हैं। तो इसी के आधार पर जो भी नार्को टेस्ट या पोलोग्राफी टेस्ट या पोस्ट पोलोग्राफी टेस्ट के बाद सारी चीजें जो सामने आई हैं, उसी के आधार पर पुलिस ने अपनी एक लीड तैयार की है और लगातार पुलिस उसमें जांच कर रही है। अभी भी कुछ जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वो मिसिंग है। इसके अलावा जो आरी प्रयुक्त की गई है वो मिसिंग है। और इसके अलावा किन किन लोगों के संपर्क में था आफ्ताब, चाहे वो डेटिंग ऐप के जरिए जो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, 2 बार उसके फ्लैट पे आ चुकी थी, उससे भी बातचीत चल रही है। इसके अलावा और किन किन लोगों से वो बातचीत करता था, श्रद्धा के साथ कहां कहां गया था, इसके घटना के पहले वो किस तरीके से व्यवहार करता था, किस किस से क्या क्या बातें करता था, उन सभी चीजों की डिटेलिंग इस समय पुलिस कर रही है। हो सकता है पुलिस जल्दी ही महरौली के जंगलों में फिर से एक बार सर्च अभियान करे। इसके अलावा जो क्राइम सीन है, जो फ्लैट है, वहां पर भी जाए, और इसके अलावा जो आसपास का जो इलाका है जहां पर आफ्ताब ने बताया है कि जो चीजें हैं वहां पर फेंकी गई हैं, वहां पर भी सर्चिंग अभियान पुलिस चलाएगी। सबूत मिल रहे हैं, पुलिस लगातार तलाशी कर रही है। लेकिन सुरभि, मैं आपके पास आ रही हूँ। सुरभि, जिस तरीके से हैवानियत हुई है, श्रद्धा के साथ टुकड़ी की गई, हालांकि देखिए इस पूरे मामले में श्रद्धा ने 2 साल पहले ही सुरभि शिकायत दर्ज कराई थी, मुझे मेरे 35 टुकड़े किए जाएंगे, ये धमकी उसे मिल रही थी, ये कहा था उसने, और वो सुरभि सच भी हुआ। एक महिला के साथ जो हुआ वो हम सब समझ सकते हैं किस दर्द से वो गुजरी होगी। ऐसे में सवाल तो सिस्टम पे भी खड़े होते हैं ना सुरभि, की सिस्टम समय रहते क्यों नहीं कदम उठाता। बिल्कुल ठीक कहा सोनिका आपने, और वाकई ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात इस वजह से भी हो जाती है क्योंकि जब 2 साल पहले श्रद्धा की तरफ से एक लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी, तो उस वक्त पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया। अगर शायद उस वक्त पुलिस ने एक्शन ले लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती और शायद श्रद्धा हर किसी के बीच मौजूद होती, अपने परिवार के पास वापस लौट कर जा सकती थी। अगर आफ्ताब को समय रहते ही उसके किए की सजा उसे मिल जाती, या फिर उसे एक बार सबक सिखाने के लिए ही सही पुलिस अगर उसे अपने तरीके से समझाती या उसे डराया धमकाया जाता कि अगर तुमने ये स्टेप लिया या फिर उसके साथ मारपीट करने की कोशिश की तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है। लेकिन आफ्ताब के भीतर वो डर नहीं था, वो भय का माहौल नहीं देखा गया, और शायद यही वो वजह है जिस वजह से उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। और आपने इसके बाद भी गौर किया होगा कि आफ्ताब जितनी बार भी अगर कैमरे में कैद भी हुआ है तो उसकी आंखों में जरा सी भी वो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल निश्चित नजर आ रहा है, जरा सा भी भय का माहौल उसमें नहीं नजर आ रहा है। उसको डर नहीं है इस बात का कि आगे उसके साथ क्या हो सकता है, उसे कड़ी सजा हो सकती है, फांसी
फांसी के फंदे पर लटकाया जा सकता है, लेकिन वो अपने आप में इतना शातिर, अपने आप को समझ रहा है कि बार बार गोल मोल अपने बयानों के जरिए घुमाने की कोशिश कर रहा है, पुलिस को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं पुलिस को इतना समय भी लग रहा है दूसरी कड़ी को पकड़ने में। बिल्कुल, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुरभि और कन्हैया शुक्ला हमारे साथ ग्राउंड से जुड़े हुए थे और इस पूरे खबर को लेकर विस्तार से जानकारी दी। अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। राजस्थान के सीकर से बड़ी खबर, गैंगस्टर राजू ठेहट के मारे जाने की खबर मिल रही है। सीकर के पिपराली रोड पर फायरिंग की खबर, पुलिस ने आला अधिकारी मौके पर रवाना हो चुके हैं। तो देखिए इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीकर के पिपराली रोड पर फायरिंग की ये खबर सामने आ रही है। राजस्थान के सीकर में गैंग वॉर देखा गया है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर रवाना हो चुके हैं। तो राजस्थान के सीकर से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, गैंगस्टर राजू डेहट के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। सीकर के पिपराली रोड पर फायरिंग हुई है और देखिए इसमें पुलिस के आला अधिकारी को जैसे ही इसकी सूचना मिलती है मौके पर फौरन वो रवाना हो गए हैं। लेकिन राजस्थान के सीकर में जिस तरीके से गैंग वॉर देखा गया है, इसमें गैंगस्टर राजू डेहट के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। इस वक्त बड़ी खबर भारत 24 आपको बता रहा है राजस्थान में किस तरीके से गैंग वॉर देखा गया है और इस गैंग वॉर में गैंगस्टर राजू डेहट की मौत हो चुकी है। और सत्यनारायण शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, जिस तरीके से राजस्थान के सीकर में गैंग वॉर हुआ है, इसकी पूरी क्या अपडेट आपके पास? देखिए, शेखावटी के सीकर जिले में पिपराली एक गांव पड़ता है, वहां पर रात्रि को गोली मारी गई है। करीबन 4 से 5 जो बदमाश है उनकी संख्या बताई जा रही है और बदमाशों ने रात्रि को गोली मारने के बाद में वहां से गुजर रहे एक कार चालक को कार लूटी है, उसकी भी गोली मारी है। बताया जा रहा है कि उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई है। इस घटनाक्रम के बाद में पूरे शेखावटी इलाके के अंदर कड़ी नाकाबंदी कराई गई है। फिर जो महत्वपूर्ण रूप से जो हरियाणा बॉर्डर है उसको ब्लॉक किया गया है और बताया जा रहा है कि बदमाशों ने बिश्नोई गैंग ने इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। जो गैंगस्टर रोहित गोदारा है उसने एक ट्वीट किया, उसने साफ कहा है कि राजू ठेहट की हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का मैं लेता हूं और एक बड़ी श्रद्धांजलि आनंदपाल गैंग के लिए बताई है उसने। इस ट्वीट के बाद में पुलिस अधिकारी सतर्क में आ गए हैं और ट्वीट कहां से हुआ है इसका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल पूरे राजस्थान की बात करें तो तमाम राजस्थान के शेखावटी इलाके में विशेषकर वहां पर कड़ी नाकाबंदी करवा दी गई है। जी अभी की बात की जाए तो वहां पर किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है? देखिए, राजू ठेहट हालांकि काफी बड़ा गैंगस्टर था और राजू ठेहट की मौत के बाद में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े इसके लिए पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता मौके पर तैनात किया गया है। खुद एसपी जो खुद है रविंद्र, वो खुद वहां पर मौके पर नजर बनाए हुए हैं। आसपास के इलाकों की जो पुलिस है उनको भी मौके पर बुलाया गया है और तमाम पहलुओं को ध्यान रखते हुए पुलिस के आला अधिकारियों को जयपुर से रवाना किया गया जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगड़ने ना दिया जाए, क्योंकि ये सामने आता है कि जब भी किसी गैंगवार होती है तो लॉ एंड ऑर्डर वहां का बिगड़ता है। ऐसे में पुलिस नहीं चाहती कि वहां का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, इसलिए शायद अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौके पर भेजा गया है। अब फिलहाल पूर्ण रूप से शांति है, लेकिन अग्रिम कार्रवाई पोस्टमार्टम के बाद होगी। जब कितनी गोलियों से उसकी मौत हुई है पोस्टमार्टम के बाद ही पता लग पाएगा। जी सत्यनारायण, क्योंकि एक गैंगस्टर है राजू डेहट और इनके मारे जाने की इसकी खबर सामने आई है, तो क्या इसके बाद कैसा माहौल बन गया है? क्योंकि अब जो गैंगस्टर के गुर्गे होंगे वो भी एक्टिव हो चुके होंगे इस वक्त। बिल्कुल, देखिए राजू ठेहट जो खुद है वो खुद भी बड़ा गैंगस्टर है। कई साल वो जेल में रहा है और पहले भी जब वो बीकानेर जेल में था तो उसके ऊपर जेल में रहते हुए हमला हुआ है। उसके गर्दन में अभी भी एक गोली अटकी हुई थी और डॉक्टर्स का कहना था कि अगर वो गोली निकाल दी गई जाती तो राजू ठेहट की मौत हो जाती। लेकिन राजू ठेहट उस गोली के भरोसे जी रहा था और वो सोच रहा था कि अपराध की राह से बाहर निकल लेगा, लेकिन शायद उसको ध्यान नहीं था कि उसके साथ इतना बड़ा वारदात होने वाली है। ये भी महत्वपूर्ण है कि राजू ठेहट हमेशा अपने साथ 4 गनमैन रखता था, लेकिन आज सुबह उसके साथ कोई गनमैन नहीं था। ऐसे माना जा रहा है कि जिन बदमाशों ने उसकी हत्या की है उन बदमाशों ने पहले उसकी रेकी की थी। उनको ध्यान से टाइमिंग है कि राजू ठेहट का अकेला रहता है, तो शायद इसीलिए रेकी करने के बाद में आज इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। पूरे अस्पताल परिसर को छावनी के रूप में तब्दील किया गया है और अग्रिम क्या होगा ये देखने की बात होगी। लेकिन गैंगस्टर रोहित गोदारा ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस बिश्नोई का ये बताया जा रहा है। ऐसे में पुलिस अधिकारी ये ट्वीट कहां से हुआ इसका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। सत्यनारायण, इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी खबर को लेकर आपकी किसी पुलिस के अधिकारी से बातचीत हुई है? जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण।
तो फिलहाल आपको बता दें राजस्थान के सीकर से ये बड़ी खबर हमने आपको बताई, जहां पर गैंगस्टर राजू ठेहत के मारे जाने की खबर सामने आई है। आपको एक और बड़ी खबर बता दें बिहार से। बिहार का धन कुबेर इंजीनियर 2 लाख की रिश्वत लेते हुए इंजीनियर गिरफ्तार हुआ है। संजीत कुमार के घर से 1 करोड़ कैश बरामद हुआ, लाखों के जेवर भी बरामद हुए हैं। भवन निर्माण विभाग में इंजीनियर है संजीत और ऐसे में 2 लाख की घूस लेते हुए गिरफ्तार। घर में नोटों का खजाना, ये देखिए 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और देखिए कैश के साथ लाखों के जेवर भी जब्त किए गए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पैसों से भरा बैग। भवन निर्माण विभाग में इंजीनियर है संजीत। तो बिहार से ये खबर सामने आई है। बिहार का धनकुबेर इंजीनियर 2 लाख के रिश्वत लेते गिरफ्तार हो चुका है। इस वक्त बड़ी खबर, संजीत कुमार के घर से 1 करोड़ कैश बरामद हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। भवन निर्माण विभाग में ये इंजीनियर है, ये बताया जा रहा है, संजीत इनका नाम है, लेकिन 2 लाख की घूस लेते हुए गिरफ्तार हो चुके हैं। 1 करोड़ कैश बरामद हुआ है इनके घर से, लाखों के जेवर भी जब्त किए गए हैं। गिरफ्तारी हो चुकी है धनकुबेर इंजीनियर की। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से 1 करोड़ कैश की बरामदगी की गई है और साथ ही जेवर भी जब्त कर लिए गए हैं। 2 लाख की रिश्वत ले रहे थे, लेकिन मौके पर ही गिरफ्तारी इनकी हो गई है, क्योंकि जो सबूत थे वो सामने आ चुके थे रिश्वत लेते समय के। और तस्वीरें भारत 24 आपको दिखा रहा है किस तरीके से 1 करोड़ कैश की बरामदगी हुई है। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी से पूछताछ होगी। ये बड़ी खबर है। केसीआर की बेटी कविता से सीबीआई पूछताछ करेगी। हैदराबाद में कविता के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सीबीआई ने कविता कलमकुंतला को नोटिस भी भेज दिया है। तो 6 दिसंबर को कविता के घर पर ही पूछताछ होगी। ईडी की चार्जशीट में कविता का नाम है। तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी से भी होगी पूछताछ। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीबीआई ने कविता को नोटिस भेजा है और पूछताछ सीबीआई करेगी। ये भी बता दें कि हैदराबाद में कविता के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सीबीआई ने कविता कलमकुंतला को नोटिस भेजा है। अब 6 दिसंबर को कविता के घर पर ही पूछताछ होगी। इस पूरे मामले को लेकर ईडी की चार्जशीट में कविता का नाम है। और चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया। अजमल के बयान पर गिरिराज सिंह बोले, अजमल और ओवैसी जैसे लोग हमें नसीहत ना दें, ये पाकिस्तान चले जाते तो हमें गालियां नहीं देते। देखिए, अजमल ओवैसी जैसे लोग हमको नसीहत ना दे तो बेहतर होगा। ये गिरिराज सिंह की तरफ से कहा गया। केंद्रीय मंत्री हैं, अक्सर उनकी तरफ से जो बयान दिए जाते हैं उसके बाद सियासी सरगर्मियां बढ़ जाती है। अब उनकी तरफ से कहा गया कि अजमल और ओवैसी जैसे लोग हमको नसीहत ना दे तो बेहतर होगा, और यही लोग अगर पाकिस्तान चले जाते तो हमको गालियां नहीं देते। देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आ गया है। दरअसल अजमल की तरफ से लव जिहाद को लेकर बयान दिया गया था कि अब हिंदू भी मुसलमानों की तरह ही आप 4-5 शादियां करें, तमाम बच्चे पैदा करें, इस तरीके से बयान दिए गए थे अजमल की तरफ से। उसके बाद अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये बयान सामने आया है और उनकी तरफ से सीधा निशाना साधा गया है ओवैसी पर भी। और कॉलेजियम के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम के फैसले पर टिप्पणियां करना शीर्ष अदालत के रिटायर्ड जजों के लिए एक फैशन बन चुका है। हम इस पर कुछ नहीं करना चाहते, कुछ कहना नहीं चाहते कि कॉलेजियम के सदस्य रहे पूर्व जजों ने क्या कहा। दरअसल कल शीर्ष कोर्ट में कॉलेजियम के 23 दिसंबर 2018 के फैसले को सार्वजनिक करने की आरटीआई अर्जी खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एसएलपी पर सुनवाई हो रही थी। तभी जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने टिप्पणी की। और देखिए, साथ ही याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि जस्टिस मदन बी लोकुर जो 2018 में कॉलेजियम के सदस्य थे, उन्होंने कहा है कि कॉलेजियम के फैसलों को उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करना चाहिए। उस दिन तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने कुछ जजों की नियुक्ति पर फैसले लिए थे, लेकिन इसकी डिटेल कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई थी। हालांकि बाद में ये फैसले पलट दिए गए थे।
और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि क्या पंचायतों में ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंधित मुद्दे की जांच के लिए किसी आयोग का गठन किया गया है। कोर्ट ने केंद्र के वकील से इस उद्देश्य के लिए कमीशन की मांग वाली याचिका में निर्देश प्राप्त करने को कहा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने शुरू में कहा अनुच्छेद 340 अनुच्छेद 340 डेजिग्नेटेड कमीशन का प्रावधान देता है। आज तक कोई आयोग गठित नहीं किया गया। जहां तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संबंध है, कोई आयोग नहीं है। साल 2017 में मंडल आयोग के बाद अलग उद्देश्य के लिए जस्टिस रोहिणी आयोग बना था। ये राजनीतिक प्रतिनिधित्व के इस उद्देश्य के लिए अनुभवजन्य डेटा को कवर नहीं करता।